ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके सामने एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, इसके अलावा एक और टॉपिक होगा। देखिए ध्यान से, आपने पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टॉर्क, कि अगर कोई डाइपोल जो है, कोई जो द्विध्रुव है, अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसको किसी अगर वैद्युत चुंबकीय बल रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए एक समान, तो उसमें जो लगने वाला जो टॉर्क होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस PE साइन थीटा होता है। ऐसा आपने पढ़ा था ना। ये माइनस क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन, और इनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब टॉर्क आपको ऐसे ना घुमाकर वो ऐसे घुमाता है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सीधी सी बात है, जब इसमें एक वर्क लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे था और इस पर वर्क हो रहा है, तो ये वर्क क्या कर रहा है, इसको ये फोर्स क्या कर रहा था, इसको घुमाने का काम कर रहा था। जैसे ये मान लीजिए ये डाइपोल है, मार्कर मान लीजिए डाइपोल, एक फोर्स हमारा नीचे डायरेक्शन, एक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में, दोनों सेम फोर्स है। तो ये दोनों अगर सेम फोर्स है तो ये दोनों एक दूसरे को घुमा रहे होंगे। तो अगर घुमा रहे होंगे तो घुमाने का मतलब क्या होगा, उसके ऊपर कुछ काम भी हो रहा है। अब यहाँ पर घुमाने पर अगर जैसे लट्टू घूम रहा है, जैसे लट्टू अपनी जगह पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बस इतना बताइए। लट्टू घूम रहा है तो क्या लट्टू में वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वर्क, और कहोगे चल लट्टू अगर अपनी एक्सिस पे ही घूम रहा है तो वो वर्क कहाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे जगहों पर जब मान लीजिए कि हमने जब फोर्स लगाने के कारण जो वर्क डन हुआ, इससे मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल का चेंजेस आया हो डी थीटा आया, मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल का चेंजेस आया हो वो डी थीटा आया। आपको पता है जब हम ये घूम रहे थे इसमें रोटेशनल मोशन आ जाएगा, और रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, टॉर्क इनटू डी थीटा। जो वर्क डन होता है हमारा, जो बहुत छोटा सा जो वर्क डन होगा वो टॉर्क इनटू डी थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा। मैग्नीट्यूड में बात करें तो इसको माइनस लेने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम वर्क डन करें तो वर्क डन कहाँ से करेंगे बेटा, 0 से करेंगे कहाँ तक, W तक, और ये आपका DW हो जाएगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या बेटा, PE साइन थीटा, और यहाँ पर आपका डी थीटा। आपको पता है कहाँ से कहाँ तक किया बेटा, मान लीजिए कि ये जो पहला एंगल था θ1, और ये θ1 से उठाकर इसको θ2 तक लेकर चला गया। ये इसने क्या किया, θ1 से उठाया और इसको θ2 तक लेकर चला गया। कहाँ लेकर चला गया, θ1 से उठाया और θ2 तक लेकर चला गया। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उनके चार्ज और उनके बीच के डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। और ई भी आपका बेटा पहली माना है कि एक समान है, तो मतलब ये दोनों आपका इंटरचेंज होने वाले हैं नहीं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, W मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, W मिल जाएगा। W मिल जाने के कारण W मिल जाएगा, और यहाँ से देखो बेटा PE आपका बाहर, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो θ1 से θ2 तक किसका होगा बेटा, साइन थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि साइन x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx की वैल्यू होती है माइनस कॉस dx। याद आएगा, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा, मैथ के बच्चे पढ़े होंगे, बायो के बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनको हल्का फुल्का बताना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जब PE आप लोगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा बेटा θ1 माइनस θ1 बाई θ2। अब आपको याद होगा कि आपको बताया गया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए देखते हैं, ये आपका PE है, अपर लिमिट माइनस कॉस θ2 रख दिया, फिर फॉर्मूले का माइनस। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई के ऊपर अगर ऐसे लिखे हुए हैं हम लोग A और B, तो इसका मतलब होता है x की जगह पहले B रखो तो B हो जाएगा, फिर माइनस करके A कर दो x की जगह वैल्यू। तो ये माइनस फॉर्मूले का और पहले से इसका खुद का माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। जिससे जो आपका वर्क डन है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, PE। क्या हो जाएगा आपका PE, और ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो θ1 तो आपका जो हो जाएगा पहले आ जाएगा, θ1 आपका क्या बेटा पहले आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, cos θ2। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हमारा निकल गया।
जनरली आपको बताया जाता है थीटा का फार्मूला ये क्या बताया जाता है, जनरली आपके बुक में ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, P = 1 - cos θ2। 1 cos θ1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब आपका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एकदम ऐसे हो, जब आपका कोई डाइपोल इस तरह एकदम पैरेलल हो, किसके P और E एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर ऐसे एंगल पे हो, तो उस समय घुमा कर लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस समय जो काम होता है, तब हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर डाइपोल अगर कुछ एंगल से पहले से हो, कुछ एंगल से पहले से ही θ1 एंगल पर हो और उसको घुमाकर कुछ θ पर लाया, θ2 तक लाया जा रहा हो, तब हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं। मेन वैल्यू यही है, इसका बस ये एक शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, आवेशित चालक के स्थिर वैद्युत के गुण। अगर कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर अगर स्थिर वैद्युत है, मतलब कि देखिए दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक मैग्नेटिज्म में होती है, मतलब कि जो चार्ज फ्लो कराते हैं, और एक बिना चार्ज फ्लो होती है। तो उदासीन चालक के भीतर सभी जगहों पर स्थिर वैद्युत जो होता है, क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। कैसे शून्य होता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि होता क्या है कि जो भी आपका बाहर जो भी आवेश रहेगा, अंदर हमेशा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो चाहे माइनस आवेश हो चाहे वो प्लस आवेश हो, हमेशा उसके अंदर रहने वाला जो कुल आवेश होगा, मतलब इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र E का मान होगा वो हमेशा 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए आपको पता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर उपस्थित जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो चालक है तो चालक के अंदर हमेशा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनके अंदर हमेशा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर होगा तो उसके चालक के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देंगे, और फ्लो करते ही हमारा जो स्थिर वैद्युत का गुण क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो स्थिर वैद्युत का गुण क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका चालक है, ठीक, कोई आपका चालक है और आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इसको दे दिया, मतलब आपने बाहर में कोई आवेश लगा दिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आउटर हो गया, तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो आपको पता है ये पॉजिटिव होगा, तो तुरंत इसके अंदर भी क्या होगा, अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तुरंत इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, जो एक रास्ता तो बना देगा, एक ब्रिज बना देगा कि आप जाओ हमारे पास से, एक ब्रिज बना देगा कि ये खींचकर बाहर छोड़ देगा, ये ब्रिज बना देगा कि जाओ मेरे पास से, मतलब आवेश इधर इस पार्ट से उस पार्ट जा सकता है। लेकिन नेट इनका जो इंटरनल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, कि जैसे ही ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर जो प्लस और माइनस का जो नंबर्स है वो एक दूसरे से क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट की तो डाइपोल बनाने शुरू कर देते हैं। अब देखिए अंदर माइनस है, ये प्लस है, प्लस अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचेगा, माइनस अपनी तरफ, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों अपने एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर देंगे। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और अंदर वाले को अगर हम देखें माइनस और प्लस अगर इधर है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज कर देते हैं, जिसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अगर नहीं अपोज कर रहे हैं तो तब तक ये अपने चार्जेस बनाते रहेंगे, जब तक ये अपोज ना कर ले, तुरंत तो नहीं होता, लेकिन जब तक ये अपने चार्जेस को नहीं बना लेंगे ये करते रह जाएंगे। ये क्या करते जाएंगे, अपने को डाइपोल मोमेंट की तरह बनाते जाएंगे, जिससे इसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का, दरअसल इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम है, जो नेट वैल्यू है, वो क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। अब आवेशित चालक के पृष्ठ पर के प्रत्येक पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे कोई ये आपका जो चालक कोई है, इस पे जो है पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा हमेशा बाहर की ओर निकलेगा, और कैसा निकलेगा बेटा, परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमेशा क्या होगा, जो भी आपका जो बाहर का जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका ये सरफेस होगा, इस सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, ठीक। अब होता क्या, देखिए होगा क्या, अब देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, सिग्मा तथा ई का मान नोकीले भागों पर अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये है,
अब आपको पता है कि जो चार्जेस होते हैं वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जितना नोकीला चीज़ होगा वहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उनका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो आपने पढ़ा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये सब पढ़ा होगा। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं कि जो चार्ज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नोकीले भागों पर चले जाते हैं। दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि जो v का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। नोकीले भागों पे अगर जाएगा और यहाँ पे अगर हम एक गोले का निर्माण करें तो इसका रेडियस क्या होगा बेटा, छोटा होगा। यहाँ पे रेडियस क्या होगा बेटा, छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए अगर ये बड़ा पार्ट है तो इस पे गोला बनेगा बड़ा, और यही अगर नोकीला तो इस पर आप सटे हुए गोला बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा सा बनेगा। और गोला छोटा बनेगा तो क्या होगा बेटा, रेडियस आपका कम होगा। गोला छोटा बनेगा, रेडियस कम होगा, और रेडियस के बढ़ने से आपका क्या होगा, पोटेंशियल पावर क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल पावर बढ़ने का मतलब क्या है, वहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा, ज़्यादा है। पोटेंशियल पावर बढ़ने का मतलब क्या है, वहाँ पे चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। चार्ज का अमाउंट वही रहता है, बस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। अब जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो बस सीधी सी बात है, ये ज़्यादा, यही तो चार्ज डेंसिटी है। और चार्ज डेंसिटी बढ़ने के कारण ई आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ई का मान आपको पता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई और सिग्मा जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या बात करें भाई, अगर हम इसके अलावा बात करें तो चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ क्या होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जहाँ पे सभी जगहों पे विभव समान होते हैं। अब समविभव पृष्ठ की जितनी भी गुण हैं वो सारा गुण उस चालक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे कण का आवेशित, अगर आवेश इस पर लग, एक समान कोई कण है, कोई आवेशित कण है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर उसको रखा जाएगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र किस हिसाब से काम करेगा। अब देखिए मान लीजिए क्या है, एक समान क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, उसका रास्ता कैसा होगा। अब इसके रास्ते के लिए देखिए इसमें दो केस हमको लेना पड़ेगा। इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, दो केस लेना पड़ेगा। अब वो दो केस कैसा होगा समझने का प्रयास कीजिए। पहला केस मान लेते हैं कि अगर जो भी आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो आवेश की जो गति है, जो आवेश की गति है वो भी इसी डायरेक्शन में है। जो एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है तो आवेश की गति का भी डायरेक्शन हम वही मान लेते हैं। आवेश के गति का डायरेक्शन हम लोग क्या मान लेते हैं, वही मान लेते हैं। अब इस आवेश पर अगर आवेश की दिशा की गति अगर यही, तो मान लीजिए शुरुआत में जो आवेश था वो u = 0 था, उन्होंने गति दिया और यहाँ तक वो पहुँच गया, और यहाँ से यहाँ तक उसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस आवेश पर गति आई कहाँ से, इस आवेश के पास गति आई कहाँ से, तो इस आवेश के पास गति आई बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इस पे लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर, इस पे जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, QE के बराबर होगा। Q क्या है, आवेश जो आपका, जो भी आवेश आपका आवेशित, जो Q आपका क्या है, आवेश है, किसका आवेश है, कण का आवेश है, और ये आपका ये है। इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर इसके अंदर ये लीनियरली जा रहा है तो मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन भी होगा, तो वो वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, ma के बराबर होगा। m क्या है, आवेशित कण का मास है। इन दोनों को अगर हम एक साथ यूज़ कर लें तो ma की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, QE हो जाएगी, जिससे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, QE अपॉन में क्या मिल जाएगा बेटा, m। जिससे आप देख पा रहे हो ये एक्सीलरेशन, यहाँ पे लीनियरली एक्सीलरेशन मिलेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए अगर ये आवेश पॉजिटिव है, अगर ये आवेश पॉजिटिव है, अगर आवेश क्या बेटा पॉजिटिव है, तो वो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। जिससे क्या होगा, जैसे ई से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकलता है, इसका भी डायरेक्शन सेम होगा, तो दोनों का फोर्स एक साथ है, तो ये फोर्स एक दूसरे को मोड़ने का काम तो करेंगे नहीं, तो वो सीधे आपका चला जाएगा, जिसका एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, इस तरह का होगा, ठीक है। जिसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक। तो हमने पहला कंडीशन, ये तो देखिए एक्सीलरेशन सब पे काम करा है, ऐसा कोई भी
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ऐसा कोई भी पाथ नहीं होगा जो इस पर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम माने पहला केस, अगर वो सीधे इस पर जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो वो इस एक्सीलरेशन के साथ जो होगा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए इसका और भी बात करते हैं कि इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास ए की वैल्यू निकल चुकी है, आपको मोशन का इक्वेशन पता है, v² = u² + 2as। यहाँ से यहाँ तक को हमने d माना हुआ, तो v की वैल्यू v² हो गई, u की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 0 है, a की वैल्यू अपने पास आई चुकी है 2, a की वैल्यू क्या है बेटा QE/m, और यहाँ पे आपका d, जिससे हमें v की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, और E × d, देखो E × d क्या होता है बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू होती है, आपको याद होगा। v की वैल्यू क्या होता है ED, न्यूमेरिकली ED बराबर होता है, बस प्लस माइनस के डायरेक्शन के कारण लगता है। तो v² की वैल्यू हमें मिल गई बेटा 2QV/m, जिससे v की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, ये v² है, इसको छोटा v बना देते हैं, ये आपका v हो गया बेटा 2QV/m, ये इसकी वैल्यू होगी। किसकी आगे बेटा, v की वैल्यू आ गई। अब इसी का अगर हम गतिज ऊर्जा बात करें, मतलब इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 mv², और v की वैल्यू आपके पास है, k की वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/2 QV/m। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया आपका बेटा, कट गया। 2 से 2 के कट जाने के कारण आपके पास क्या आ गया, k की वैल्यू। अब आपके पास जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आपके पास k की वैल्यू आ गई बेटा QV/m। अगर यही m आपका क्या कर दिया जाए बेटा, अगर यहीं पे m को क्या कर दिया जाए, बहुत एक छोटा सा कांस्टेंट नंबर मान लिया जाए, और छोटा सा कांस्टेंट नंबर मान लिया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, k की जो वैल्यू हो जाएगी वो QV के बराबर होगी। ये जो एक कंडीशन लिया, अभी दूसरा कंडीशन अभी हम लेंगे कि अगर कोई पार्टिकल है, उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, अगर कोई पार्टिकल है उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसके डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री का बना। अभी जो हमने कहा है E तथा V की दिशा समान होने पर, E और V की दिशा यदि समान होगी तब हम क्या करेंगे, चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब एक केस लेते हैं, मान लीजिए कि अब आपका जो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर है, इस तरफ है, मतलब ये आपका E का डायरेक्शन है, और आपने किसी प्रारंभिक वेग u से भेजा। ये तो कंफर्म मानिए कि a की जो वैल्यू होगी वो बेटा QE/m के बराबर होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको वहाँ पे पिछले अभी जो वीडियो बताया था उसमें बेटा देखो m को m कैंसिल नहीं कर पाए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो QV के बराबर होगी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो कंफर्म है कि ये जो a बराबर QE/m होगी। अब अगर किसी इनर्शियल वेलोसिटी से कोई पार्टिकल अगर जा रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसे जाने की कोशिश करेगा और E इस पर अपना फोर्स लगाएगा, कहेगा तो ये कहेगा हम आगे जाएंगे, ये कहेगा हम नहीं पीछे जाएंगे, ये कहेगा कि हम आगे जाएंगे, ये कहेगा हम पीछे जाएंगे। बात मेरी समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर अब प्लस है और माइनस होता तो नीचे लेकर जाता, अगर यही आवेश माइनस होता तो नीचे की तरफ लेकर जाता। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो इस दिशा जो ये ए का काम हो रहा है वो ए का काम क्या बेटा, ऊपर की दिशा पर है। मतलब इधर से इधर मान लीजिए कि इस जब हमने इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षैतिज दूरी मान लीजिए x किया, क्षैतिज दूरी में कोई त्वरण काम नहीं कर रहा है। जब कोई त्वरण नहीं काम कर रहा है तो इसके द्वारा जो क्षैतिज दूरी होगी, वो क्षैतिज दूरी कितनी होगी, वो क्षैतिज दूरी जो होगी बेटा, ये जो आपको ये क्षैतिज दूरी दिख रही है वो क्षैतिज दूरी इसके इनर्शियल वेलोसिटी, और इस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए टाइमिंग t लगा हो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी t लगा हो, तो जो इसकी क्षैतिज दूरी x जो होगी वो क्या होगी बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मान लीजिए u है और ये आपका टाइम है। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई बेटा, यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई x/u, ये हमें इनर्शियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमें मिल गई। लेकिन y एक्स में जब वो आए ऊपर की तरफ बात करें t टाइम में, अगर y एक्सिस हो जा रहा है तो y एक्सिस में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीलरेशन काम कर रहा है।
हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे पार्टिकल पे एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे जाने पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो वाई की वैल्यू अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करें तो s की वैल्यू आपका लिए y हो जा रही है, y हो जा रही है। u की वैल्यू क्या है आपके लिए, u ही माने, और t की वैल्यू अपने पास पहले से मौजूद है, x बाई यू है, और 1/2 a की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू आई बाई एम हो गया, और t स्क्वायर होता है, t की वैल्यू आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर यू। तो यहाँ से u कट गया, और ये y की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, x मिल गया। x के साथ साथ आपको क्या मिल गया, 1/2, और आपका क्या हो गया बेटा, क्यू ई अपॉन में ये आपका 8 हो गया क्यू ई एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ जो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण के कारण अब जो पाथ का, इसका जो कण का जो पाथ होगा, मतलब जो पथ होगा, वो कैसा होगा बेटा, परवलयाकार होगा। कौन सा होगा बेटा, कैसा पथ होगा बेटा, ये परवलयाकार होगा। मतलब अब जो पाथ होगा परवलयाकार होगा। पिछले कंडीशन में जो रास्ता था वो सीधा था, इसमें जो रास्ता है वो उसका क्या बेटा, परवलयाकार की तरह काम करेगा। समझ में आया? चलिए इसको कर लीजिए नोट। अच्छा, ये 8 नहीं होगा बेटा, ये u है, हमको लगा 4 है, ये u है। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, मतलब जो विभव से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे ख़त्म हो गया। एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है वन डे ग्राफ का जनित्र, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा कैपेसिटर। थैंक यू।